बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ईद से पहले हमारी जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और जॉइंट कास्ट एलोकेशन चैप्टर नंबर 8 चल रही थी। इसमें हमने एक्सरसाइजेस 6 तक की थी। आज हम एक्सरसाइज 8 जो है वो डिस्कस करते हैं और उसकी सलूशन निकालते हैं। एक्सरसाइज 8 है जॉइंट कास्ट एलोकेशन मार्केट वैल्यू मेथड। The Scans company manufacture 3 different products from a single raw material. A summary of production cost shows 3 प्रोडक्ट्स है SKA। यहाँ आपको क्वेश्चन में प्रोडक्शन कास्ट की जो समरी है, मतलब इन तीनों प्रोडक्ट्स पे जो ख़र्चा आया है उसका ख़ुलासा यहाँ आपको गिवन है। उसमें क्या क्या है? आउटपुट इन किलोग्राम यानी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 80,000, 2 लाख, 1,60,000। सेलिंग प्राइस पर किलोग्राम पर केजी 0.75, 1.5। एक हमें यूनिट प्रोड्यूस्ड गिवन है, दूसरा हमें सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है। फिर दूसरा हेडिंग है सेपरेबल कास्ट। सेपरेबल कास्ट में फिर हमारे पास SKA प्रोडक्ट है और एक कॉलम हमारे पास टोटल कास्ट का है। प्रोडक्शन कास्ट में अगर आप देखें तो आपको मटेरियल कास्ट SKA टोटल 90,000 है। यानी इसका मतलब है कि इसमें S की अपनी कास्ट, K की अपनी कास्ट और A की अपनी कास्ट आइडेंटिफाइड नहीं है। चूँकि टोटल हमारी 90,000 जॉइंट कास्ट मटेरियल आई है, लिहाजा यहाँ अब ये सेपरेट SKA की गिवन हमें नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 90,000 हमारी जॉइंट मटेरियल कास्ट है। फिर डायरेक्ट लेबर है 3,000 S की, ये इसकी अपनी सेपरेबल कास्ट है। K की है 20,000 और A की है 30,000। टोटल में है 80,000। अब आपको याद होगा कि हमारे पास कास्ट अकाउंटिंग में और ज़्यादातर कास्टिंग में हमारी 3 एलिमेंट्स है, यानी कास्ट की 3 अज्जा है। एक मटेरियल कास्ट होती है, एक डायरेक्ट लेबर कास्ट होती है और एक फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट होती है। इन तीनों को मिला के प्रोडक्शन कास्ट कहलाया जाता है या टोटल फैक्ट्री कास्ट कहलाया जाता है। तो लिहाजा यहाँ आपको तीनों अलग अलग गिवन है। मटेरियल अलग गिवन थी, डायरेक्ट लेबर गिवन है जिस तरह मैंने कहा 3,000, 20,000 और 30,000, लेकिन टोटल में 80,000 हैं। तो अगर आप देखें कि 3,000, 20,000 और 30,000 जब हम जमा करते हैं तो ये इसका सम जो आएगा वो 53,000 आता है, लेकिन टोटल की कॉलम में वो 80,000 दिखा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि इन तीनों को हम जमा करते और वहाँ टोटल में भी सेम होता, लेकिन ये तीनों अलग-अलग फिगर जो है, इसका मतलब ये इसकी सेपरेबल कास्ट है और 80,000 में रिमेनिंग अमाउंट जो है, यानी ये हमारे पास 53,000 बनती है। तो बाकी 27,000 जो 80 में बनती है 53 के बाद, यानी अगर हम 80 से 30,000, 20,000 और 3,000 माइनस कर दें तो हमारे पास जो रकम बचेगी वो हमारी जॉइंट डायरेक्ट लेबर कास्ट होगी। फिर इस तरह अगर आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को, यानी फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको गिवन है, एक वेरिएबल फैक्टर है और दूसरा फिक्स्ड। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आपको गिवन है 2,000, 10,000, 16,000। तो ये 2,000, 10,000, 16,000 तो ये बनता है 28,000, लेकिन टोटल में गिवन है 45,000। इसमें भी वेरिएबल जॉइंट कास्ट फैक्ट्री ओवरहेड है।
फिर फिक्स्ड ओवरहेड के बारे में 15,000, 34,000 और 30,000, लेकिन टोटल में 1,15,000 है। यानी इन तीनों का सम 1,15,000 से कम है, 1,15,000 ज़्यादा है। अब अगर इस क्वेश्चन पे आप गौर कर लें, बाकी क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर कर लें, तो बाकी क्वेश्चन में आपको जॉइंट कास्ट एक कैलकुलेटेड टोटल अमाउंट गिवन होती, लेकिन यहाँ पे आपको जॉइंट कास्ट टोटल कैलकुलेटेड अमाउंट में गिवन नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने जॉइंट कास्ट भी मालूम करनी है और फिर उसको आगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एलोकेट भी करनी है। अदर इंफॉर्मेशन है, आर सेपरेबल कास्ट हैव बीन असाइंड टू प्रोडक्ट बट द जॉइंट कास्ट हैज़ नॉट बीन एलोकेटेड। ये कहता है कि बाकी तमाम सेपरेबल जो कास्ट है वो हर प्रोडक्ट को असाइन है। मतलब अगर आप नज़र देखिए, एस की अपनी कास्ट है, के की अपनी कास्ट है, ए की अपनी कास्ट, तीनों की सेपरेबल कास्ट हमें यहाँ मेंशन है, लेकिन टोटल में जो जॉइंट का पोर्शन है वो में हमें मेंशन नहीं भी है और साथ साथ वो एस के और ए में तकसीम भी नहीं हुआ है, मतलब एलोकेट भी नहीं हुआ है। ऑल द ईयर आउटपुट वर सोल्ड, और तमाम जो हमारी प्रोडक्शन थी वो फरोख्त हो गई है। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है द ग्रास प्रॉफिट पर ईच प्रोडक्ट। अब इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट दूसरे क्वेश्चन से थोड़ी मुख्तलिफ है, प्रोसीजर वही है लेकिन रिक्वायरमेंट थोड़ी मुख्तलिफ है। मांगती है ग्रास प्रॉफिट और साथ साथ एलोकेटिंग द जॉइंट कास्ट बाय द मार्केट वैल्यू मेथड। यानी हमने जॉइंट कास्ट मार्केट वैल्यू मेथड से एलोकेट भी करनी है और फिर ग्रास प्रॉफिट मालूम करनी है। अब ग्रास प्रॉफिट जब आती है तो आपके जहन में आना चाहिए इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट में जब हम सेल से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आएगा। तो हमें सेल रिक्वायर्ड होगी, साथ साथ हमें टोटल कास्ट रिक्वायर्ड होगी यानी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और साथ साथ जब हम इन दोनों को आपस में मैच करेंगे यानी सेल से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी ग्रास प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन की सलूशन की तरफ हम जाते हैं और स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जॉइंट कास्ट एलोकेट करनी है। यानी इसी पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल कास्ट मालूम की थी और हमारी टोटल कास्ट बराबर थी जॉइंट कास्ट प्लस सेपरेबल कास्ट। यानी जब हम एक प्रोडक्ट की टोटल कास्ट मालूम करेंगे तो ये टोटल हमारी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगी। तो लिहाजा पहला काम हमारा जॉइंट कास्ट एलोकेशन है। तो लिहाजा वही फॉर्मेट है जो हम जॉइंट कास्ट एलोकेशन के लिए बनाते थे, लेकिन इसमें 2-3 कॉलम का थोड़ा इजाफा हो जाएगा क्योंकि रिक्वायरमेंट ज़रा मुख्तलिफ है, ग्रास प्रॉफिट तक जाती है। ये आपकी रिक्वायरमेंट है ग्रास प्रॉफिट पर ईच प्रोडक्ट एस के ए और साथ साथ जॉइंट कास्ट एलोकेशन। टेबल बना है, इसका पहला कॉलम प्रोडक्ट्स का है, दूसरा यूनिट प्रोड्यूस्ड का है, तीसरा सेल प्राइस पर केजी का है या पर यूनिट का है, टोटल मार्केट वैल्यू, फिर फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट। उसके बाद हमने जब फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट होगी तो डेफिनेटली हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम करनी होगी और फिर उस हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू की बुनियाद पे हमने जॉइंट कास्ट एलोकेट करना है। फिर जॉइंट कास्ट के बाद हम टोटल कास्ट मालूम करेंगे क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है ग्रास प्रॉफिट। तो ग्रास प्रॉफिट के लिए हमारे पास टोटल कास्ट का होना ज़रूरी है ताकि हम सेल से यानी टोटल मार्केट वैल्यू से माइनस कर दें तो हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आएगा। अब जो डेटा हमें गिवन था उसको हम टेबल में पुट करते हैं। तो पहले हमें प्रोडक्ट्स गिवन थी एस के ए, ये कॉलम हम बनाएंगे। फिर हमें गिवन था यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 80,000 केजी, 2 लाख केजी, 1,60,000 केजी, ये हम मेंशन करेंगे। सेल प्राइस पर केजी हमें गिवन थी 0.75, 1.50। अब यूनिट प्रोड्यूस्ड और सेल प्राइस मल्टीप्लाई होगी आपस में तो ये हमारे पास आएगी टोटल मार्केट वैल्यू, अल्टीमेट मार्केट वैल्यू। फिर हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है। अब फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट हमें ऊपर गिवन थी सेपरेबल कास्ट की हेडिंग में। सेपरेबल कास्ट की हेडिंग में आपने एस के और ए की सेपरेबल यानी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट अलग-अलग करनी है।
ज़रा क्वेश्चन में आप दोबारा देखें, यह आपने जब फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट या सेपरेबल कास्ट मालूम करनी है तो वर्टिकली एस की टोटल करनी है। क्या टोटल करनी है? डायरेक्ट लेबर एस की नीचे वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड और फिक्स्ड फिक्स्ड ओवरहेड, मतलब क्या? 3000, 2000 और 15000, इन तीनों को आपने एस की नीचे वर्टिकली ऐड करनी है, तो ये आपकी होगी सेपरेबल कास्ट ऑफ एस। फिर जब के की आप 20,000, 10,000 और 34,000 जमा करेंगे तो ये के की होगी टोटल, और ए की है 30,000, 16,000 और 30,000। इन तीनों को वर्टिकली जमा करेंगे तो ये सेपरेबल का। अब इसलिए ये सेपरेबल है कि ये हर एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफाइड कास्ट है, उसकी नीचे लिखी गई है, तो लिहाजा यही टोटल हमने यहाँ उठा के इस फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट के कॉलम में लिखी है, 20,000, 64,000 और 76,000। तो ये हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट या सेपरेबल कास्ट जो है, वहाँ से हमने इस तरह इसको उठा के यहाँ मेंशन किए हैं। अब जब सेपरेबल कास्ट हमारे पास थी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हमने मालूम करना है वो हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू है। और हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू अमंग रिमेनिंग यानी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारी टोटल मार्केट वैल्यू और फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट के डिफरेंस को हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू कहते हैं। यानी हम टोटल मार्केट वैल्यू से फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट या सेपरेबल कास्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आएगी। तो कैसे आई? 20,000, 60,000 में से 20,000 माइनस किया गया, 40,000 आ गया। 2 लाख में से 64,000 माइनस किया गया तो 1,36,000 आ गया। 2,40,000 में से 76,000 माइनस किया गया तो 1,64,000 आ गया। ये हमारी हो गई हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। और ये मैं बार बार हर क्वेश्चन में कहता हूँ कि हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू तब रिक्वायर्ड होगी जब आपके क्वेश्चन में सेपरेबल कास्ट या फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट हो। जब ये ना हो तो आप हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। अब हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई, तो लिहाजा इसी वैल्यू की बुनियाद पे, इसी के बेस पे हम अब अपनी जो जॉइंट कास्ट है हमारी, जो हमने एलोकेट करनी है एस और के दरमियान, एस के ए के दरमियान, उसको हम इसके बेस पे तकसीम करेंगे। यानी हमारी मेथड है मार्केट वैल्यू मेथड। तो हमारी मार्केट वैल्यू है अब 40,000, 1,36,000 और 1,64,000, टोटल बनती है 3,40,000। अब इस 3,40,000 के बेस पे हम जॉइंट कास्ट जो हमारी होगी, जो कि हमें क्वेश्चन के डेटा में मेंशन नहीं थी, अब हमने उसको कैलकुलेट करना है, उसको हम जो है वो तकसीम करेंगे, एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए वर्किंग नंबर 1 है और हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ जॉइंट कास्ट टू हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। जॉइंट कास्ट का हम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू के साथ परसेंटेज मालूम करेंगे। अब टोटल जॉइंट कास्ट हमारी हमने मालूम करनी है, बाकी क्वेश्चन में तो गिवन था, यहाँ मालूम करनी है। तो क्या करना है? टोटल कास्ट गिवन, जो ऊपर टोटल कास्ट का कॉलम है, वो सेपरेबल कास्ट की नीचे जो ये आप देखें, ये टोटल कास्ट का जो कॉलम है 90,000, 80,000, 45,000 एंड 1,15,000, इन चारों को हम ऐड करेंगे आपस में, और ये टोटल कास्ट की कॉलम में से हम जो सेपरेबल कास्ट या जो हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट है, जो हमने यहाँ पे इस चार्ट में मेंशन की है, 20,000, 64,000, 76,000 तमाम की हमने जमा की थी, वहाँ से उठा के यहाँ लिखी थी, वो बनती है 1,60,000। यानी हमारी टोटल कास्ट जो गिवन थी वहाँ वो 3,30,000 थी। इसमें से हम सेपरेबल कास्ट 1,60,000 चुन के उसमें उस टोटल में ये शामिल थी। अब उस टोटल में से इसको हम माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा टोटल का वो है 1,70,000। यानी 3,30,000 हमारी टोटल कास्ट थी। अब ये टोटल कास्ट के कॉलम में आपको 3,30,000 नज़र आएगा। इस टोटल कास्ट में 1,60,000 सेपरेबल पोर्शन है और 170 जॉइंट कास्ट है। होना तो ये चाहिए था कि 170 हमें डायरेक्ट गिवन होती, लेकिन उसने हमें यानी समझने के लिए और उस मतलब कंफ्यूज करने के लिए और साथ साथ
कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो हमने उनमें से उस टोटल में से ये जॉइंट कास्ट मालूम करनी पड़ी। तो लिहाजा 3,30,000 में से हमने 1,60,000 सेपरेबल माइनस की, तो 1,70,000 हमारे पास जो है ये जॉइंट कास्ट मालूम हुई। अब इसका हम हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू 3,40,000 से परसेंटेज मालूम करते हैं। यानी क्या करेंगे, 1,70,000 डिवाइड बाई 3,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये बनता है 50% ऑफ द हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू या 0.5। तो हमारी हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हमारे पास है 40,000, एस की, के की है 1,36,000 और ए की है 1,64,000। हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 50% से या 0.5 से, तो 40,000 का 50% बनता है 20,000। तो ये जॉइंट कास्ट होगी एस की। 1,36,000 की 50% बनती है 68,000, तो ये कास्ट होगी के की। और 1,64,000 बनती है ए की हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू, और उसका 50% जब हम लेंगे तो ये बनता है 82,000। अब 20,000 एस की, 68,000 के की और 82,000 ए की, इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो ये वही टोटल होगी जो हमने एलोकेट की 1,70,000। अब ये हो गई जॉइंट कास्ट एलोकेशन थ्रू मार्केट वैल्यू मेथड। अब अगला हमारा जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारे पास टोटल कास्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम सेल में से कास्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास जीपी आता है। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है, सेल माइनस कास्ट इज इक्वल टू जीपी या जीपी इज इक्वल टू सेल माइनस कास्ट। तो लिहाजा कास्ट हमारे पास क्या है, वो टोटल कास्ट है। अब टोटल में क्या क्या होगा, एक हमारे पास कास्ट बिफोर सेपरेशन मतलब जॉइंट कास्ट है, और दूसरी हमारी है कास्ट आफ्टर सेपरेशन यानी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट या सेपरेबल कास्ट। तो लिहाजा वर्किंग नंबर 2 हमारी टोटल कास्ट की है। तो टोटल कास्ट बराबर है जॉइंट कास्ट की प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट की, इनको हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास टोटल कास्ट होगी। तो फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट 20,000 है और जॉइंट कास्ट भी 20,000 है, तो ये टोटल कास्ट बनी 40,000। के की है 68,000 फर्दर और 64 है जॉइंट, 68 जॉइंट है और 64 फर्दर है, तो ये बन गया 1,32,000। 82,000 जॉइंट कास्ट है के एक ही और 76,000 फर्दर हैं, तो ये बन गया 1,58,000। 40,000, 1,32,000, 1,58 तीनों को जमा किया, वही 3,30,000 जिससे हमने वो यहाँ पे ये 1,60,000 माइनस की थी और 1,70,000 आया था। तो इसका मतलब टोटल कास्ट हमारी हुई है 3,30,000। अब टोटल कास्ट के बाद हमारा जो रिक्वायर्ड है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे और ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला है कि हम टोटल मार्केट वैल्यू से जो हमारी टेबल में है उसमें से टोटल कास्ट माइनस करेंगे, यानी टोटल मार्केट वैल्यू की कॉलम से टोटल कास्ट का कॉलम हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास तमाम प्रोडक्ट्स की इंडिविजुअली ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो मालूम हो जाएगा। तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू 60,000 थी और टोटल कास्ट उसकी 40,000 है, 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। के की है 2 लाख और कास्ट है 1,32,68,000 68,000 आएगा, और ए की है 2,40,000 और कास्ट है 1,58,000 तो 82,000 आएगा। तो फिर आपने इसको इस तरह यहाँ पे मेंशन करना है, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कैसे आया, टोटल मार्केट वैल्यू के कॉलम से टोटल कास्ट माइनस हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये थी एक्सरसाइज नंबर 8 जिसमें आपने ग्रॉस प्रॉफिट तक। तो लिहाजा हमेशा के लिए जब आप जॉइंट कास्ट एलोकेशन वाला ये प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपने टोटल कास्ट की कॉलम तक ये सारा प्रोसीजर याद रखना है। अब टोटल कास्ट के बाद हो सकता है आपसे ग्रॉस प्रॉफिट मांगी जाए तो फिर भी वो आप कर सकते हैं, आपसे यूनिट कास्ट मांगी तब भी आप कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में शायद हम यूनिट कास्ट मालूम करनी हो
तो वो आपको समझ आएगी। तो ये टेबल जो है इसमें पहला काम जॉइंट कास्ट एलोकेशन है और फिर उसके बाद टोटल कास्ट मालूम करनी है और टोटल कास्ट के बाद फिर आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसी तरह आपने उसको कंप्लीट करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 8। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9 की तरफ। एक्सरसाइज 9 हमारा है जॉइंट कास्ट एलोकेशन यूजिंग मार्केट वैल्यू मेथड sell or purchase further. The Demokic company produced 3 products A, B, C. As the result of initial joint processing plus separable processing after the split up point, record for July show the following. अब Demokic कंपनी 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है A, B, C। स्प्लिट अप पॉइंट के बाद फर्दर प्रोसेसिंग भी है, तो लिहाजा वही हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आपने जहन में रखनी है। जुलाई जो डेटा है वो हमें गिवन है, 3 प्रोडक्ट्स गिवन है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसकी जो डिस्क्रिप्शन है मुख्तलिफ चीज़ों की वो गिवन है। पहला क्या है, मटीरियल यूज्ड, वो टोटल 1,50,000 है। ए बी सी की अपनी अपनी नहीं है। फिर जॉइंट प्रोसेसिंग कास्ट, तो जॉइंट प्रोसेसिंग का मतलब है कि जॉइंट डायरेक्ट लेबर और जॉइंट फैक्ट्री ओवरहेड, यानी मटेरियल के बाद फिर हमारे पास वो दो कास्ट रहती है, वो है 1,70,000। तो लिहाजा अब इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस ये है कि वहाँ टोटल में मिक्स थी जॉइंट कास्ट और सेपरेबल कास्ट, यहाँ मिक्स नहीं है। यहाँ टोटल का जो कॉलम है ये टोटल कास्ट का नहीं है, सिर्फ टोटल है और सिर्फ जॉइंट कास्ट का टोटल है, यानी मटेरियल जॉइंट कास्ट और कन्वर्जन जॉइंट कास्ट, ये दोनों 1,50 और 1,70। फिर सेपरेबल प्रोसेसिंग कास्ट, ए की अपनी 50,000 है, बी की 80,000 है और सी की 70,000 है। अब इसको टोटल नहीं किया गया, बस सिर्फ लिखा है तीनों की अपनी अपनी। यूनिट्स प्रोड्यूस गिवन है 6,000, 12,000, 6,250। यूनिट सोल्ड 4,000, 9,000 और 4,250, ये हमें यूनिट सोल्ड गिवन है। फिर यूनिट सेल प्राइस गिवन है 50, 37,50 और 4। यहाँ सिर्फ एक चीज़ आपको इजाफी गिवन है और वो है यूनिट सोल्ड। बाकी डेटा पिछले क्वेश्चन से मुमासिलत रखता है। यह यूनिट सोल्ड का मतलब ये है कि हमने जितनी प्रोडक्शन की है वो सारी की सारी हमने फ़रोख्त नहीं की है। अगर हम ग्रास प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं तो फिर एक्सरसाइज नंबर 8 की तरह वो तमाम यूनिट्स के लिए नहीं होगी, सिर्फ यूनिट सोल्ड की बुनियाद तक होगी, क्योंकि जितनी हमने फ़रोख्त की है उस पर हमें ग्रास प्रॉफिट मिली होगी ना। जो फ़रोख्त नहीं है अभी तक उस पर हमें ग्रास प्रॉफिट अभी तक मिली नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ आपने यहाँ सिर्फ इसलिए गिवन है, बाकी इसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं होगा। रिक्वायर्ड है द कास्ट असाइंड टू एंडिंग इन्वेंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट एंड इन टोटल। रिक्वायर्ड है क्वेश्चन की कि जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री बचती है। अब एंडिंग इन्वेंट्री क्या देखिए, एक ही नीचे यूनिट प्रोड्यूस 6,000 है और यूनिट सोल्ड 4,000 है, तो कितनी बाकी बच गई? 2,000। ये आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है। इस तरह तीनों प्रोडक्ट की हमारे पास कुछ ना कुछ यूनिट्स अनसोल्ड रहते हैं जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। वो कहता है उस एंडिंग इन्वेंट्री की टोटल कास्ट मालूम कर ली तमाम प्रोडक्ट्स की। Assuming no beginning inventory and using the market value method for joint cost allocation, कि हमारे पास बिगिनिंग इन्वेंट्री है नहीं और अगर जॉइंट कास्ट एलोकेट करनी है तो उसके लिए मेथड हम यूज़ करेंगे मार्केट वैल्यू मेथड, और जॉइंट कास्ट है भी 1,50,000 और 1,70,000, यानी 3,30,000 है मेरे ख्याल से। ये हमने 3,20,000 ये हमने एलोकेट करनी है।
इन कंप्लीटिंग दिस रिक्वायरमेंट डिसरिगार्ड द इंफॉर्मेशन गिवन इन रिक्वायरमेंट नंबर 2। पहले हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 करेंगे, फिर रिक्वायरमेंट नंबर 2 मुख्तलिफ है, उसको अलग करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या करना है, हमने एक्सरसाइज नंबर 8 की तरह टोटल कास्ट तक सारा प्रोसीजर करना है। फिर टोटल कास्ट के बाद हमारा प्रोसीजर चेंज होगा, यानी यहाँ हमसे एंडिंग इन्वेंट्री कास्ट मांगी गई है और एक्सरसाइज नंबर 8 में हमसे ग्रॉस प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट मांगी थी। तो लिहाजा ये डिफरेंस हमें यहाँ देखना होगा कि क्या है। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। रिक्वायर्ड है हमारा 1 जॉइंट कास्ट एलोकेशन शुरू में करना है, और फिर कास्ट असाइन टू एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री को हमने हमारी कास्ट जो है वो असाइन भी करनी है, यानी हमारी रिक्वायरमेंट कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। कॉलम हमें गिवन है या डेटा जो हमें गिवन था वो है प्रोडक्ट ए बी सी, ऊपर डेटा में गिवन थी। यूनिट प्रोड्यूस हमें गिवन थी 6000, 12000, 6250। सेल प्राइस पर यूनिट हमें गिवन थी 50, 37.50 और 40। यूनिट प्रोड्यूस को हम सेल प्राइस से एज यूजुअल मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी टोटल मार्केट वैल्यू आएगी 3 लाख, 4,50,000 और 2,50,000। फिर टोटल मार्केट वैल्यू मालूम करने के बाद हम सेपरेबल कास्ट को लेंगे जो हमें ऊपर गिवन थी, या फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट हमें गिवन थी, वो थी 50,000, 80,000, 70,000। वो माइनस करेंगे टोटल मार्केट वैल्यू से, तो हमारे पास हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू आएगी, वो है 2,50,000, 3,70,000, 1,80,000। अब हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू जब हमारे पास मालूम हुई तो उसको हम टोटल करेंगे, वो बनती है 8 लाख। हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू और जॉइंट कास्ट की हम परसेंटेज मालूम करेंगे कि वो कितनी परसेंट है। तो वर्किंग नंबर 1 का हम करेंगे परसेंटेज पर जॉइंट कास्ट तो हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू। हमारे पास टोटल जॉइंट कास्ट है 1,50,000 और 1,70,000 जो हमें ऊपर गिवन थी, वो टोटल बनेगी 3,20,000। 3,20,000 हमारी टोटल जॉइंट कास्ट है और हमारी टोटल हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू 8 लाख है। इसका जब हम परसेंटेज मालूम करेंगे 3,20,000 डिवाइड बाई 8 लाख ज़रब 100, तो ये बनता है 40% या 0.4। तो इसका मतलब 40% ऑफ द ईच प्रोडक्ट ऑफ हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू हमारी जॉइंट कास्ट है। अब हर प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू को हम 40% से या 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ऊपर टेबल में गिवन है। इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 8 में हमने अलग वर्किंग की थी, लेकिन मैंने यहाँ की है, तो आप वही प्रोसीजर फॉलो करें बाकायदा तौर पर वर्किंग की शक्ल में। तो लिहाजा 2,50,000 ज़रब 0.4 थी, ये बनता है 1 लाख। 3,70,000 ज़रब 0.4 थी 0.4, तो ये बनेगा 1,48,000 और 1,80,000 ज़रब 40%, तो ये 72,000 बनता है। ये हमारी जॉइंट कास्ट हो गई, जिसको हमने टोटल किया तो ये 3,20,000 आ गया, और हमारी टोटल जॉइंट कास्ट भी 3,20,000 थी, जिसको हमने मार्केट वैल्यू बेस पे तीनों में एलोकेट कर दिया। जॉइंट कास्ट के बाद हम टोटल कास्ट का कॉलम टोटल कास्ट मालूम करेंगे, और उसके लिए बनाएंगे टोटल कास्ट कॉलम। टोटल कास्ट एज यूजुअल जिस तरह हम पहले करते थे कि जॉइंट कास्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट, वर्किंग नंबर 2 ए बी सी तीनों की जॉइंट कास्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट जो है वो ऐड हो गई है, और ये हमारे पास टोटल कास्ट जो है 1,50,000, 2,28,000 और 1,42,000 आई है। अब जब टोटल कास्ट मालूम हुई तो अब हमारे पास ज़रूरत थी
यूनिट कास्ट की, क्योंकि जब हम एंडिंग इन्वेंट्री कास्ट मालूम करते हैं तो हमारे लिए उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि जो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद यूनिट कास्ट। यानी एंडिंग इन्वेंट्री कास्ट जो हम टोटल मालूम करेंगे उसके लिए क्या ज़रूरी है, यूनिट कास्ट रिक्वायर्ड है, यूनिट कास्ट होना ज़रूरी है और साथ साथ एंडिंग इन्वेंट्री का होना ज़रूरी है। तो एक तो हमारा यूनिट कास्ट होगा और दूसरी हमारी एंडिंग इन्वेंट्री होगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट होगी। वो कैसे? तो सबसे पहले टोटल कास्ट के बाद हम यूनिट कास्ट मालूम करते हैं। यूनिट कास्ट के लिए हमारा जो फार्मूला है वो है, जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था कि नंबर ऑफ टोटल कास्ट जो हमारा ऊपर गिवन है हर एक प्रोडक्ट की अपनी अपनी, डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यानी टोटल कास्ट को हम तमाम यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास यूनिट कास्ट आएगी। यानी कैसे? हम 1,50,000 को 6,000 पे डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 2,28,000 जो टोटल कास्ट है उसको 12,000 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। और 1,42,000 को 6,250 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.72। तो ये हमारी यूनिट कास्ट है। अब यूनिट कास्ट के बाद हम जब ये मालूम होगी तो उसके बाद हम एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करेंगे और फिर उस एंडिंग इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट कास्ट के साथ। तो ये हमारी टोटल कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब यहाँ हमारा जो टोटल कास्ट का कॉलम है वो यहाँ नहीं है, यानी टोटल कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि स्लाइड में उसका आना ज़रा मुश्किल था तो वो नहीं है। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि आपने एंडिंग इन्वेंट्री के बाद एक कॉलम बनानी है और उस पर लिखनी है कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। क्या लिखनी है? कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री से पहले एंडिंग इन्वेंट्री का होना ज़रूरी है। अब एंडिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट नंबर वर्किंग नंबर 3 में मालूम हुई है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट सोल्ड। यानी जितनी हमने प्रोडक्शन की थी उसमें से हम वो माइनस करेंगे जितनी हमने फरोख्त की है, तो रिमेनिंग यूनिट्स हमारे पास होगी एंडिंग इन्वेंट्री। वो ABC तीनों की गिवन है। तो हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री आती है वो 2,000 है, 3,000 है, 2,000 है। अब इनको हम हर एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री होगी। अब ये काम आपने आगे खुद करना है। क्या करना है? एंडिंग इन्वेंट्री के बाद एक कॉलम बनाओगे आप लोग, उसके ऊपर लिखोगे कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। 2,000 को 14.58 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी ए की। 3,000 को मल्टीप्लाई करोगे 11.29 के साथ तो बी की कास्ट होगी। और 2,000 को 15.52 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी सी की एंडिंग इन्वेंट्री की कास्ट होगी। ये थी रिक्वायरमेंट नंबर 1, कास्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। और इसके लिए जो जॉइंट कास्ट एलोकेशन है वो मार्केट वैल्यू मेथड से थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में और 9 में सिर्फ ये डिफरेंस था कि वहाँ टोटल कास्ट के बाद ग्रॉस प्रॉफिट का मसला था, यहाँ टोटल कास्ट के बाद यूनिट कास्ट यानी एंडिंग इन्वेंट्री कास्ट मालूम करनी थी। अब रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारी है, क्योंकि आप क्वेश्चन में उसको रीड आउट कर सकते हैं। मैंने यहाँ उसका थोड़ा खुलासा लिखा है और वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ़ द कंपनी सेल प्रोडक्ट B at $30 instead of $37.50
at split up point then। इसका मतलब ये है रिक्वायरमेंट नंबर 2 का कि अगर इस कंपनी को अपर आए कि प्रोडक्ट बी को फर्दर प्रोसेस ना करे और ये स्प्लिट अप पॉइंट पे हमें $30 पे पर यूनिट फरोख्त कर दे, तो क्या कंपनी ने ये अपर एक्सेप्ट करनी है या अपर को रिजेक्ट करके इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद, यानी फर्दर प्रोसेस करना हो तो उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट भी आएगी, उस कास्ट करने के बाद इसकी पर यूनिट कीमत 30 की बजाय 37.5 होगी। तो वो ये चाहते हैं कि आप वो डिफरेंस मालूम कर ले कि आया कंपनी ने प्रोडक्ट को एट स्प्लिट अप पॉइंट $30 पे फरोख्त करना चाहिए था या उसको फर्दर प्रोसेस करके $37 पे फरोख्त किया, तो ये उसके लिए अच्छी बात थी। तो कैसे हम एनालिसिस करेंगे? हम उसको एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी हम ये मालूम करेंगे कि अगर हम 30 पे फरोख्त करते तो हमें कितना प्रॉफिट होता और अगर हम 37 पर फरोख्त करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो जिस पॉइंट पे जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा वो हमारे लिए बेहतर पॉइंट थी। अब ये हमने एनालिसिस इस तरह की है, एक इनकम स्टेटमेंट सा बनाया है हमने ताकि हमें इसकी प्रॉफिट का पता हो। यहाँ हमारा जो प्रॉफिट होगा वो ग्रास प्रॉफिट तक है, यानी हम इसकी सेल से उसकी कास्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास उसकी ग्रास प्रॉफिट मालूम होगी। 3 कॉलम है, एक पर्टिकुलर्स का है, एक सेल ऑफ बी एट स्प्लिट अप स्प्लिटिंग पॉइंट है, यानी स्प्लिट अप पॉइंट पर अगर हम इसको फरोख्त करना चाहें $30 पे, या सेल ऑफ बी आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग और 37.50 पे फरोख्त कर ले। दोनों की हमने अब जायज़ा लेना है तफसील से कि क्या करना है कंपनी को, वो अपर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं। तो देखिए, सेल हमारी स्प्लिट अप पॉइंट पे थी, 12,000 यूनिट्स थी प्रोडक्ट बी की, और अगर $30 पर यूनिट प्राइस होती तो हमें इनकम आता $3,60,000 और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद हमें इनकम हुई है $4,50,000। ये सेल में फ़र्क हुआ, यानी पहले सेल प्राइस 30 थी, फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद सेल प्राइस हो गई 37.50। अब इस रेवेन्यू में से, इस सेल में से हम इस पे जो खर्चा है वो माइनस करेंगे। तो 2 किस्म की हमारे पास कास्ट है, तो हम माइनस करेंगे कास्ट ऑफ सेल यानी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 2 कास्ट है हमारी, एक है कास्ट बिफोर सेपरेशन यानी जॉइंट कास्ट। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स पे जो जॉइंट कास्ट आई थी, सॉरी प्रोडक्ट बी पे जो जॉइंट कास्ट आई थी, जो ऊपर हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 में एलोकेट किया था, ये देखिए प्रोडक्ट बी की जॉइंट कास्ट 1,48,000। अब ये 1,48,000 जॉइंट कास्ट अगर इस प्रोडक्ट को ये फरोख्त करना चाहते हैं स्प्लिट अप पॉइंट पे या आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट, तो दोनों पॉइंट्स पे तो ये खर्च आया था। तो लिहाजा कास्ट बिफोर सेपरेशन यानी जॉइंट कास्ट थी 1,48,000, 1,48,000, दोनों पॉइंट्स पे सेम हैं। दूसरी कास्ट है कास्ट आफ्टर सेपरेशन। कास्ट आफ्टर सेपरेशन वो है जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद आती है, लेकिन स्प्लिट अप पॉइंट पे जब हम $30 पे फरोख्त करेंगे तो स्प्लिट अप पॉइंट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कास्ट फिर यहाँ नहीं होगी। लेकिन अगर स्प्लिट अप पॉइंट के बाद हम फरोख्त करते हैं फर्दर प्रोसेस करनी, तो हमारा $80,000 खर्च आएगा। तो जिस तरह हमारी सेल 4,50,000 ऊपर चली गई, तो साथ साथ हमारा 80,000 का खर्चा भी ऊपर गया। अब हम फ़र्क मालूम करते हैं कि स्प्लिट अप पॉइंट पे टोटल रेवेन्यू कितनी थी और टोटल खर्चा कितना था, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग टोटल रेवेन्यू कितनी थी यानी टोटल सेल कितनी थी और टोटल कास्ट कितनी थी। तो स्प्लिट अप पॉइंट पे टोटल सेल थी 3,60,000
और ख़र्चा था सिर्फ 1,48,000। डिफरेंस आ गया ग्रास प्रॉफिट की शक्ल में $2,12,000। अगर हम ये प्रोडक्ट $30 पे फरोख्त करते तो हमें जो आमदन होती वो $2,12,000 होती। लेकिन इसकी बरक्स अगर हम ये फर्दर प्रोसेस करते और 37.50 पे फरोख्त करें या फरोख्त किया तो हमें इनकम हो गई $2,22,000। अब 2,12,000 ज़्यादा है या 2,22,000 ज़्यादा है? यानी इसका मतलब ये हुआ कि 37.50 का जो सेल प्राइस था, जिससे हमें सेल टोटल मिल गई 4,50,000, इसने 1,48,000 भी रिकवर किया, 80,000 भी रिकवर किया और एक्स्ट्रा 2,22,000 दिया, और वो दे रहा था 2,12,000। यानी इसका मतलब हमें जो डिफरेंस मिला वो $10,000 एक्स्ट्रा मिला। यानी अगर हम 30 पे फरोख्त करते स्प्लिट अप पॉइंट पे तो हमें 10,000 की क्या होती? लॉस होती। सो द डिफरेंस इन बिटवीन द अबव पॉइंट्स is 10,000. It means if the owner accept the offer and sold it on 30 instead of 37.50, then he will suffer $10,000 loss. यानी अगर हम $30 पे फरोख्त करते तो ये 10,000 हमें इजाफी ना मिलता, और हमने जब प्रोसेस किया और 37 पे फरोख्त किया 37.50 पे, तो हमें वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट देखी गया। यानी 10,000 उससे ज़्यादा देखी गया, 2,22,000। ये थी हमारी एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 9। इसको आप देख लें, सुन लें, फिर खुद से इसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई भी मुश्किल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।